आज हमारा टॉपिक है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, सेक्शन 33। अपन 32 से लेके शुरू हुए थे। इनकमिंग पार्टनर के ऊपर हमने पढ़ लिया, रिटायरिंग पार्टनर भी हमने पढ़ लिया। बाहर जाने के पहले उसे पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। अगर नहीं देगा तो, अगर किसी इनोसेंट व्यक्ति ने इस बात को कंसिडर करते हुए कि तुम रिटायर हुए ही नहीं हो और फर्म से डील कर ली, तो वो तुम्हें लाइबल कर सकता है। पर इसके अंदर वो जो सब्जेक्ट टू कंडीशन है, वो ध्यान रखो कि उसका ऐसा ट्रस्ट करना जरूरी है। वो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ये ट्रस्ट किया है। वो टाइप ऑफ पार्टनर में जाके मैंने एक कहानी और समझा दी कि स्लीपिंग पार्टनर के ऊपर तो आप ये क्लेम ही नहीं कर सकते हो कि वो वाला पार्टनर था जो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करता है, किसमें, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। खैर, अब देखो, एक्सपल्शन, क्या हम किसी पार्टनर को निकाल सकते हैं? सवाल ये है। एक्सपल्शन मतलब उसको हम फॉर्म से निकाल रहे हैं, वो रिटायर होके नहीं जा रहा है अपनी मर्जी से। रिटायरमेंट में भी ये वाली बात पढ़ी थी हमने, एक्सप्रेस एग्रीमेंट के बेसिस पे आप रिटायर हो सकते हो। अगर आप पहले से एक्सप्रेस एग्रीमेंट रहेगा और उसमें रिक्वायरमेंट है कि सबकी कंसेंट होनी चाहिए तुम्हारे रिटायरमेंट पे, फिर तो होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर आप पार्टनरशिप एट विल वाली केस में हो, तो आप मेयर एक फर्म को नोटिस दे दो, एक पब्लिक नोटिस दे दो। और नोटिस का मतलब केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं है, एक पीरियड भी देना पड़ता है। तो आप रिटायर हो सकते हो। एक्सपल्शन में भी कुछ वही लैंग्वेज आने वाली है। एक्सपल्शन की लैंग्वेज लेकिन दूसरी तरह से शुरू होगी। एक्सपल्शन जनरली तो अलाउ ही नहीं है। अरे यार, तुम मालिक को कैसे निकाल सकते हो? वो ऑनर है, उसको ऐसे कैसे बाहर कर दोगे कि तुम बिजनेस में नहीं रह सकते? नॉट अलाउड, इवन बाय मेजॉरिटी। ये जनरल बात है, लेकिन अगर आप व्यवस्था करो पहले से, मतलब अभी हम तीन मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते, और हम तीनों ये अभी डिसाइड कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, अपनी डीड में लिख लेते हैं कि हम किसी को भी निकाल सकते हैं मेजॉरिटी से। बाद में किसी ने गड़बड़ काम किया तो उसको निकाल सकते हैं फिर। तो उसके लिए पहले से क्या चाहिए? एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू एक्सपेल एनी पार्टनर बाय मेजॉरिटी। तब भी मेजॉरिटी तो चाहिए भैया। ऐसा नहीं हो सकता कि पांच पार्टनर है, उसमें से एक को तो निकाल रहे हो। ABCD, पांच पार्टनर है, ए को तो निकाल रहे हो, पर मेजॉरिटी नहीं बन रही उसको निकालने के लिए। दो पार्टनर कह रहे हैं निकाल दो, दो पार्टनर कह रहे हैं मत निकालो, बी और सी कह रहे हैं मत निकालो, डी और ई कहते हैं निकाल दो, तो नहीं निकाल पाओ। तो पहले से एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है तुम्हारे पास, जो ये बात करता है कि किसी पार्टनर को एक्सपेल किया जा सकता है। फिर उसमें एक कंडीशन भी लिखनी पड़ती है कि कौन सी कंडीशन में एक्सपेल किया जा सकता है। ऐसे थोड़े कि बस हमारा मन होगा तो हम निकाल देंगे। वो पार्टनर क्या कर रहा हो। पावर ऑफ एक्सपल्शन एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये बात तो ठीक है। पावर एक्सरसाइज बाय मेजोरिटी, ये भी ठीक है। ये है तीसरी बात, दिस पावर मस्ट बी एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ। उसमें फर्म का फायदा होना चाहिए उस व्यक्ति को निकालने की वजह से, उसकी वजह से फर्म को नुकसान हो रहा है। गुड फेथ मींस एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। तो गुड फेथ का मतलब है कि फर्म के लिए फायदेमंद है उस व्यक्ति का निकाला जाना। उसे भी क्या दो? नोटिस दो। नोटिस देने का मतलब मैंने बताया, केवल इन्फॉर्म मत करो, समय भी दो। एंड बात खत्म नहीं हुई, प्लस उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दो। इसको शॉर्टकट में बोला करो, OB, OOBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब उसको सुनो, उसकी बात भी तो सुनना पड़ेगी आप। आप अगर उसको नोटिस नहीं देते, आप उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देते, इवन दो आपने 1 2 3 फॉलो किया है, फिर भी आप उसे निकाल नहीं सकते। ये एसेंशियल है। तो आप उसे निकाल सकते हो, और आपका एक्सपल्शन वैलिड होगा ओनली इफ, सिर्फ तब जब ये तीनों बातें पूरी हुई होंगी। और गुड फेथ में इंटरेस्ट ऑफ द फर्म ही नहीं लिखा है, उसने लिखा है नोटिस
देखो गुड फेथ में तीन वर्ड है, इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, नोटिस एंड ओबीएच। तीनों चीजें मिलेंगी तब बनेगा गुड फेथ। एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए पहले से। ऐसा नहीं होता, एग्जिस्ट होने का मतलब ये होता है आज हमारी एक्सपल्शन की इच्छा हुई तो अब हम एग्रीमेंट बनाएंगे, वो हाई करेगा। फिर कैसे एग्रीमेंट बनाओगे? पहले से एग्रीमेंट है, वो भी रेडी है उसमें, मेजोरिटी ने किया हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। केवल एक पार्टनर बोल रहा है यार निकाल दो तो क्या निकाल देंगे? मेजोरिटी डिसाइड करेगी। और गुड फेथ में लिया है, गुड फेथ का मतलब है इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, उसको नोटिस दिया है और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी है, उसकी बात सुनी है, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया है, उसके बाद निकाला है। कोई डाउट? ठीक है, अब जरा हम इसको दिमाग में सेट करते हैं विजुअल से। लेट अस रिमूव सी बिकॉज ऑफ आर पर्सनल फाइट। क्या ये अच्छा रीजन है? ये इंटरेस्ट ऑफ द फर्म है क्या? दो लोगों का झगड़ा हो गया इसलिए वो किसी और को मना रहा है, दूसरे पार्टनर को, कि अपन इसको धक्का मार देते हैं एबीसी आर्किटेक्ट से। हाँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। पर्सनल डिसलाइक इज नॉट इनफ, इस पर केस स्टडी बनेगी। सी इज एक्सपेल्ड विदाउट नोटिस, अचानक आके भगा रहे हो, ये भी नहीं चलेगा। उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो, ये भी नहीं चलेगा। अगर आप उसे नोटिस नहीं देते हो, अगर आप उसी की बात नहीं सुनते हो, और अगर आप उसके पर्सनल फाइट से निकालते हो, तो ये तीनों सिनारियो 1 2 3 एक ही पॉइंट हिट करते हैं, कौन सा? गुड फेथ। इन सबको समझा, पहले गुड फेथ का प्रोविजन लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर कहेंगे कि गुड फेथ प्रेजेंट नहीं है। इवन दो एक्सप्रेस एग्रीमेंट होने दो, इवन दो मेजोरिटी होने दो, फिर भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि पूरा प्रोविजन में ये लिखा है कि गुड फेथ होना जरूरी है। उसके अंदर लिखा है इंटरेस्ट ऑफ द फर्म होना चाहिए, नोटिस दिया जाना चाहिए, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जानी चाहिए। फ्लो समझो। केवल आंसर ये लिख देने से कि ऐसा नहीं कर सकते तो कोई नंबर भी नहीं मिलते हैं उसमें, फिर झटका लगता है कि यार हमारे को 40 नंबर 30 नंबर ये कौन से नंबर है। तो अभी लॉजिक बता रहा हूं, और जब आंसर करो तो इस बात को ध्यान रखना। आगे देखो, चेकलिस्ट बनाओ अपनी, और अपनी टेस्टिंग कर लो। कॉन्ट्रेक्चुअल पावर थी, मेजोरिटी थी, गुड फेथ था, गुड फेथ में नोटिस था, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट थी, और फर्म का इंटरेस्ट था, तब जाके गुड फेथ बनेगी। और ये तीनों टिक हो गए, तब जाके वैलिड एक्सपल्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे कोई भी क्रॉस लगा तो गुड, जैसे ये बोल रहा गुड फेथ फेल्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल पावर नहीं है, तो एक्सपल्शन वैलिड नहीं है। तो एक्सपल्शन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, मेजोरिटी एंड गुड फेथ इज इनवैलिड। कोई डाउट है तो बताओ। रिक्वायर्स ऑल एसेंशियल्स। कोई समस्या? पर्सनल एंगर, पर्सनल किसी पे गुस्सा है, तो डेफिनेटली आपकी गुड फेथ नहीं मानी जाएगी। If deed allows expulsion and partner is guilty of conduct of harmful to the firm, उसकी वो गिल्टी है, मतलब ये प्रूव हो गया कि उसने फर्म का नुकसान किया है, इस ग्राउंड पे आप उसको निकाल रहे हो। मेजोरिटी में एक्सपेल इन गुड फेथ। में एक्सपेल का मतलब मेजोरिटी को फिर भी लगता है कि यार नहीं निकालना है तो वो नहीं निकालेगी। ये कोई बात नहीं होती कि किसी पार्टनर ने फर्म का नुकसान कर दिया तो उसको निकालना ही है। मेजोरिटी में एक्सपेल, उसको लगेगा तो निकालेगी, उसको लगता है नहीं यार एक और मौका देना चाहिए, समझा दो, वॉर्न कर दो, निकालते नहीं है, तो ठीक है। कोई समस्या है तो बता दो मुझे। यस। कहानी समझो, केस स्टडी इस टोन पे भी आ सकती है। सी सीक्रेटली, ये वर्ड आया कि झंझट शुरू है। सीक्रेटली डाइवर्ट्स एबीसी आर्किटेक्चर्स क्लाइंट टू हिज ओन बिजनेस, वो पर्सनल बिजनेस को डाइवर्ट कर रहा है एबीसी आर्किटेक्चर, मतलब कि उस फर्म के क्लाइंट्स को। ए एंड बी गिव नोटिस। अभी सी कर रहा था, एबीसी तीन पार्टनर थे, तो ए और बी ने पहले तो उसे क्या दिया, नोटिस दिया कि एक मीटिंग करते हैं। और वहां पे सी के
को एक मौका दिया कि भाई तेरी बात सुनेंगे, तू एक्सप्लेनेशन दे सकता है, तो ओओबीएच भी दे दी, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और उसके बाद मेजोरिटी से एक्सपेल करोगे तो चलेगा। कोई दिक्कत है तो बताओ। और कहानी देखो इसकी। सी सीक्रेटली हैंड्स एबीसी आर्किटेक्चर क्लाइंट्स फाइल टू हिज पर्सनल फर्म। तो ये सी का स्टूडियो है, और वहां पे वो एबीसी आर्किटेक्चर की फाइल उठा लाया है। दीज फाइल विल हेल्प माई ओन बिजनेस। नेक्स्ट, ए एंड बी डिस्कवर द मिसकंडक्ट एंड लुक कंसर्न। उन्होंने देख लिया कि एबीसी आर्किटेक्ट की फाइल लेके अपने पर्सनल बिजनेस में जा रहा है। सी, दिस इज अ सीरियस ब्रीच, वी मस्ट एक्ट प्रॉपरली। दे चेक द पार्टनरशिप डीड। उन्होंने डीड उठा के पढ़ी, और उसके अंदर उनको मिल गया उनका वो क्लॉज मिल गया कि हमने तो एक्सपल्शन डिसाइड करके रखा है कि अगर मिसकंडक्ट करोगे तो एक्सपल्शन करेंगे, और वो मिसकंडक्ट कर रहा है। द डीड गिव्स पावर टू एक्सपेल द मिसकंडक्ट। सी रिसीव अ रिटन नोटिस एंड अटेंड द मीटिंग। उसको इन्फॉर्मेशन दे दी और मीटिंग के लिए बुला लिया। यू आर गिवन नोटिस ऑफ द मीटिंग। एक नोटिस दे रहे हैं कि भैया आ जा, मीटिंग करनी है। मीटिंग आ गई। फिर उसको क्या दी है? चांस टू एक्सप्लेन, मतलब OBH। वो कह रहा है मेरी भी बात सुन लो। दोनों बैठ के सुन रहे हैं। कोई दिक्कत? इसके बाद वो चाहे तो मेजोरिटी से डिसीजन करके उसको निकाल सकते हैं। फिर वो गुड फेथ में निकाला जाए ना माना जाएगा। कोई डाउट है? किसी का पर्सनल एंगर है नहीं उसमें? सी का ही वोट काउंट हो जाएगा तो क्या ही बात है फिर। एक्सपल्शन पावर एग्जिस्ट, मेजोरिटी एक्ट्स, इन गुड फेथ इज फॉलोड, एक्सपल्शन में बी वैलिड। गुड फेथ मींस जो प्रोसीजर बताई गई है कि भाई आपको नोटिस देना है, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना है, और फॉर्म के इंटरेस्ट के नाम पे आप किसी को निकाल सकते हो, पर्सनल एंगर इश्यूज की वजह से आप उसको नहीं निकाल सकते हो। ये सब प्रोसीजर अगर फॉलो किया है तो गुड फेथ में आप निकाल रहे हो, ऐसा माना जाएगा। सेक्शन 33 खत्म। कोई डाउट है? कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। इनकमिंग पार्टनर की कहानी हो गई। रिटायरिंग पार्टनर की कहानी हो गई। एक्सपल्शन की कहानी भी पूरी हो गई। रिवाइज करने से, बार बार बोलने से, केस स्टडी देखने से वो सेट होगा कि हाँ ऐसा एक प्रोविजन है। नंबर याद ना रहे कोई बात नहीं, कंटेंट आना चाहिए अपने को। और कितना स्पेसिफिक कंटेंट आना चाहिए, मैंने इसलिए स्पेसिफिक लिखा है, जब तुम केस स्टडी भी देखोगे इसकी बना के तो तुम्हें ये सब वर्ड्स मिलेंगे उसमें, बुक में भी लिखे। व्हेन अ पार्टनर इज एजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, कहानी है इंसॉल्वेंसी की, और यहां वर्ड लिखा है एजुडिकेटेड। पहले तो ये एजुडिकेटेड का मतलब क्या होता है? हाँ, तो कौन डिसाइड करेगा? बताओ कौन डिसाइड करेगा? हाँ, या तो कोर्ट, या तो कोई ऑफिसर। बाकी के पार्टनर डिसाइड नहीं करेंगे, वो भी नहीं डिसाइड नहीं कर सकता है। अगर कोई अपने आप को इंसॉल्वेंट कह रहा है तो वो केवल अपील कर सकता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मान नहीं लिया जाएगा। एक पूरी प्रोसेस फॉलो होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एजुडिकेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस के अंत पे जो डिसीजन आता है, उस डिसीजन को हम कहते हैं ही इज एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। मतलब हमने एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये पाया, एनालिसिस के बाद, सबूतों के बाद, कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है। तो बिना एजुडिकेशन के कोई बंदा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं होता। वो नहीं भाग गए दो नीरव मोदी, विजय माल्या, ये बोल के हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं दे रहे। क्यों भाग गए? बोल देते बस हमारे पास पैसे नहीं, हम नहीं दे रहे। क्यों भाग गए? क्योंकि प्रोसेस चलती। सच में उनकी प्रॉपर्टी होती तो जब्त होती, फिर देखा जाता वो डेट पे करने के लायक है या नहीं। होते तो डेट पे करवा दी जाती।
अभी तो डेट खड़ी है, क्योंकि एजुडिकेशन प्रोसेस उनने होने ही नहीं दी, वो प्रेजेंट ही नहीं रहे, उन्होंने अपनी सारी एसेट की जानकारी नहीं दी। हालांकि प्रैक्टिकली हमने ये किया है कि भाई जितनी एसेट की जानकारी मिली उसको जब्त कर लिया है। पर तुम समझ रहे हो ना ये क्यों जरूरी है? तो ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए या तो कोर्ट सीधे आ जाती है, या कोर्ट किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर देती है, वो एजुडिकेटिंग ऑफिसर बन जाएगा, वो एनालिसिस करके कोर्ट को अपना सारी जो भी रिसर्च है वो कोर्ट के सामने रखेगा, और फिर एक डिसीजन आएगा उस, तब हम कहेंगे ही इज एजुडिकेटेड एज इंस्टॉलमेंट। इसकी बजाय एक और वर्ड इसी के जैसा आता है, उसको बोलते हैं डिक्लेयर्ड एज इंस्टॉलमेंट। लीगल लीगली ये दोनों एक ही इंपैक्ट रखते हैं। डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट में डिक्लेरेशन आता है, जब वो खुद से जाके पहले अपनी एक फाइल करता है डिक्लेरेशन की, यार मैं अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करता हूं और मैं रेडी हूं रिसर्च में, मेरे ऊपर आप एनालिसिस कर लो, मेरे पास मेरी डेट पे मेरी डेट चुकाने के पैसे नहीं है। तो जो प्रोसीजर फॉलो होकर फाइनल डिसीजन आएगा उसको बोलते थे डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। कहीं और से कंप्लेंट आती है तो उस पर एजुडिकेशन प्रोसेस लग जाती है। मैकेनिज्म कैसे शुरू हुआ, इसमें दोनों चीजें डिफर करती हैं। एजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट का अंजाम एक ही है, वो डिक्लेयर हो चुका है और उसकी एसेट कब्जा की जाएगी और डेट पे कर दी जाएगी। अब हो यह रहा है कि एक सिनारी होता है फर्म का इंसॉल्वेंट होना। क्या होती है? हाँ, इंसॉल्वेंसी किसकी हो रही है ये अंतर समझ में आना चाहिए। इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, फर्म या पार्टनर? क्या ये दोनों एक ही बात है या अलग अलग है, तुम बताओ। अलग अलग। फर्म इंसॉल्वेंस होती है, उसकी तो हम अकाउंटिंग भी सीखेंगे। याद है वो एक पार्ट बचा पड़ा है, ये तो भूल गया। अकाउंटिंग में एक पार्ट मेरी तरफ से बचा पड़ा है, वो किसका है? इसीलिए छोड़ रखा है अभी, थोड़ी एबीसीडी तो समझ में आए। फर्म इंसॉल्वेंट होने के लिए सारे पार्टनर्स का इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। नहीं, क्यों नहीं, क्यों सर ऐसा? इसलिए क्योंकि सबकी पर्सनल जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी थी। एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो फर्म इंसॉल्वेंट नहीं हो गई है, बाकी के लोग पैसे दो। जब तीनों बर्बाद हो चुके हैं, पैसे देने की कैपेसिटी नहीं है, सारी असेट, पर्सनल असेट भी छीन ली उनकी, तब जाके फर्म इंसॉल्वेंट होती है। या फिर दो ही लोग थे और एक इंसॉल्वेंट हो गया, दूसरे से पैसे दिला देंगे, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, इंसॉल्वेंट नहीं होती है। अंतर समझो। कंपलसरी डिसोल्यूशन आ गया उस पर। क्यों? क्योंकि कम से कम दो लोग चाहिए थे, क्या करने के लिए? फर्म चलाने के लिए। डेथ पे भी ऐसा कंपलसरी डिसोल्यूशन आ सकता है। इंसॉल्वेंसी पे ऐसा कंपलसरी डिसोल्यूशन आ सकता है अगर दो ही लोग थे तो। तीन थे तो एक हुआ तो फिर दो है ना। तीन में से दो चले गए ऐसा तो फिर से वो कंपलसरी डिसोल्यूशन में चला जाएगा। डिसोल्यूशन इज अ डिफरेंट थिंग, इंसॉल्वेंसी इज अ डिफरेंट थिंग। अंतर समझ में आया कि एक ही लग रहा है सब? है ना, ये एबीसीडी बहुत जरूरी है। अब ये पार्टनर की इंसॉल्वेंसी, और ये एक ही दिन में सारे केस सोच लेने या उसको रटने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इस पर सोचना शुरू करो, केस स्टडी बने दिखेगी, प्रोविजन पढ़ोगे तो अपने आप अंदाजे लगते जाएंगे। पार्टनर की बात करें, पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है पर फर्म अभी सॉल्वेंट है। एबीसी तीन पार्टनर थे, उसमें से सी इंसॉल्वेंट हो गया। ए और बी के पास पैसे हैं, वो फर्म चलाना चाहते हैं, तो क्या फर्म कंपलसरी डिसोल्यूशन में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। वो सी जो पैसे नहीं दे पाएगा सर, उसका क्या होगा? इंसॉल्वेंसी तो मैंने सिखा दिया यार। सॉरी। हाँ, पार्टनर का ही सिखाया है। बचे हुए पार्टनर अपने कैपिटल के रेशो में, वहां पे यूज होता है कैपिटल रेशो, अलग रेशो है वहां पे सबसे, पैसा लेके आएंगे। याद आया कि गया? तो वही वाली कहानी आने वाली, यहीं से तो उठा के ले गए वहां अकाउंटिंग में हम। व्हेन अ पार्टनर इज एजुडिकेटेड एज इंस्टॉलमेंट, पार्टनर के ऊपर पूरी एनालिसिस रिसर्च हुई और डिसीजन आ चुका है, एजुडिकेटेड, एजुडिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, चल रही है, तब की बातें नहीं कर रहे हम। ऐसे तो कोई भी किसी पे आरोप लगाता है, उसके खिलाफ कोर्ट में प्रोसीजर चलती है, तो क्या ये मान लिया जाता है कि आरोप सही है? पूरी प्रोसेस पूरी होगी, डिसीजन आएगा, तब माना जाता है आरोप सही है या नहीं।
ऐसे तो कोई भी कह देगा कि ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट है। एनालिसिस तो होना चाहिए ना। When a partner is adjudicated as insolvent, he ceases to be a partner। ये है, देखो जो लिखा है, एक्ट क्या बोलता है, जैसे ही ऑर्डर आया, इमीडिएट इफेक्ट से तुम इस फर्म के पार्टनर नहीं रह सकते, बाहर हो गए। कोई प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं कर पाएगा, पुराना कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट, कोई क्लॉज, कोई मतलब ही नहीं है। सीधा सीधा एक्ट ने बोल दिया ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। उसके सारे राइट खत्म एज अ पार्टनर। सर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो उसने जिस उस दिन तक के लिए जो जो एक्ट परफॉर्म किए थे उसके लिए लाइबल है, सब्जेक्ट टू वो इंसॉल्वेंट हो गया, तुम उससे निचोड़ क्या लोगे। समझ में आई बात। वो साफ लिखा है फ्रॉम द डेट, सीजेस कब से, उस दिन से जिस दिन क्या पास हुआ है, ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन। इसीलिए ये पूरी कहानी समझा दी ताकि ये वर्ड रटना ना पड़े। व्हेन अ पार्टनर इज एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ही सीजेस टू बी अ पार्टनर इन द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ व्हाट, ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन। अब ऑब्वियसली तो क्या सर, अब उसकी जान बच गई, छोड़ दे अपन उसको। एजुडिकेशन ऑफ ऑर्डर आने का मतलब ये नहीं होता कि जान बच गई। अब तो तुम फंस गए। क्या फंस गए, एस्टेट, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, क्या वो लाइबल हो जाएगी? उस दिन तक के एक्ट के लिए लाइबल रहेगी जिस दिन तुम्हारे अगेंस्ट ऑर्डर आ रहा है, उसके बाद के लिए लाइबल नहीं रहेगी। अरे उस दिन सीजर्स टू बी सीजर्स टू बी अ पार्टनर हो गए ना। उसने ये बोला कि आप लाइबल नहीं रहोगे तो खुश मत हो जाओ, कब के कब से बोल रहा है वो, आफ्टर द डेट, मतलब उस डेट तक क्या हो, लाइबल थे ना, उसके बाद नहीं रहोगे। एंड फर्म इज नॉट लाइबल फॉर हिज एक्ट, ना फर्म के एक्ट के लिए। ये तो कॉमन सेंस है, उस दिन से जब तुम पार्टनर नहीं हो तो फर्म के एक्ट के लिए आप लाइबल नहीं हो और आपके एक्ट के लिए फर्म लाइबल नहीं है। क्या यहाँ पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? ऑर्डर आया एजुडिकेशन का कोर्ट से या ऑफिसर से, ये तो ऑलरेडी पब्लिक नोटिस है भाई। नहीं आया समझ, कहीं नहीं लिखा इसीलिए पब्लिक नोटिस। कुछ पूछना चाहते हो पूछो। देखो ये वर्ड यूज हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया तुम्हें कि वो तो प्रोसेस कहां से इनिशिएट हुई थी उस पर डिपेंड करता है कि फाइनल ऑर्डर को आप एजुडिकेटेड या डिक्लेयर्ड क्या बुलाते हो। मतलब एक ही होता है उसका। अल ए इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय अ कोर्ट ऑन 1 सितंबर, तो इस डेट से आगे फर्म जो भी एक्ट करेगी उसके लिए ए लाइबल नहीं, इसके आगे ए जो एक्ट करेगा उसके लिए फर्म लाइबल नहीं। ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। अब उसमें वो एक्टिंग कैपेसिटी नहीं बनी कि वो अपने एक्शन से फर्म को लाइबल करेगा। फ्रॉम दैट डेट ही इज नो लॉन्गर अ पार्टनर। कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। इसका स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट कुछ लेना हो तो देख लो। कहानी देख लेते हैं। देखो मैंने कहा था ना, कहानी कहाँ जाएगी, एजुडिकेशन तुम्हारे मन की मर्जी नहीं है। दो पार्टनर चिल्ला रहे हैं कि तू इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। ऐसे तो तुम रोज एक दूसरे को बोलते हो तू पागल है, तो क्या वो पागल हो गया? नहीं, ऐसे पूछते रहते हो ना, तू पागल है क्या, पागल है क्या, ऐसे पागल थोड़ी हो जाता है वो। कहाँ पे हुआ है, देखो जज साहब बैठे हैं ड्रेस पहन के, ऊपर लिखा भी है कोर्ट ऑफ लॉ। उन्होंने प्रोसेस से डिक्लेयर किया है उसको, ऑर्डर पास किया है, तब होता है। अनसाउंड माइंड भी ऐसे ही प्रूव होता है, वो पढ़ा था ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, भूल गए होगे ये सब तो तुम। मैंने बोला था ये रिवाइज कर लेना संडे को, याद है। इंसॉल्वेंसी एजुडिकेशन चला, उसका जैसे ही ऑर्डर पास हुआ, देखो सील लगा रहे हूँ, ऑर्डर पास हो रहा है, और नेम रिमूव्ड फ्रॉम द पार्टनर्स बोर्ड, हमने फर्म में से उसका बोर्ड हटा दिया, ये कोई कंपलसरी नहीं है। मेन बात ये है कि उस दिन से फर्म का पार्टनर नहीं है वो। ए ट्राइज टू एक्ट फॉर द फर्म आफ्टर एडजुडिकेशन, उसने सोचा यार मैं फर्म के बिहाफ पे साइन कर देता हूं। कौन सी तारीख आ गई है, 10 सितंबर। ऑर्डर कब आ गया था, एक एक तारीख को आया था ना यार, यहाँ पढ़ लिया था मैंने।
ए कैन नॉट बाइंड द फर्म आफ्टर इंसॉल्वेंसी, यू सीज टू बी अ पार्टनर ऑन 1 सितंबर। बी और सी उसको ये समझा रहे हैं, इस पे जो तुमने 10 सितंबर को साइन किए, फर्म इसके लिए लाइबल नहीं है, तुम पर्सनली लाइबल हो। An insolvent partner ceases to be a partner from the date of adjudication. His estate is not liable for the Firms Act after that date. Insolvency order, exit from partnership. कोई नोटिस वोटिस किसी की जरूरत नहीं है. On adjudication, the partner is treated as having ceased to be a partner. He cannot bind the firm by his acts डन इन द फर्म नेम. भले फर्म के नाम पे एक्ट करो, तुम पार्टनर नहीं हो तो क्या तुम फर्म को लाइबल कर लोगे? नहीं हो पाएगा ऐसा. उसकी एस्टेट भी उन डेट्स के लिए लाइबल नहीं होगी जो इस डेट डेट के बाद बाद फर्म इनकर करेगी. अदर पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस. पर मैंने इसमें एक और मजा बताया तुम्हें. अगर ये 3 की जगह 2 होते और एक पार्टनर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हो जाता, तो फर्म को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ता? डिसॉल्व होना. अभी 2 हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं, फर्म कंटिन्यू करेगी. एक और मजेदार बात बोल, अगर तुमने पहले से एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर रखा है तीनों ने मिलकर कि अगर एक भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ तो फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, तो करना पड़ेगा. समझ में आ रही है मेरी बात? पर डीड में नहीं लिखा है तो एक्ट नहीं बोलता है कि आपको डिसॉल्व कंपलसरी है. यस और नो? वो एक सरकमस्टांशियल बात है कि उस केस में डिसॉल्व करना पड़ेगा. एजुडिकेशन डेट इज द कट ऑफ डेट. वो उसी दिन से जो फर्म और पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप थी वो कम्स टू एन एंड हो गई है. कुछ पूछना चाहते हो? 2 कहानी अपन ने बढ़िया से पढ़ ली, एक एक्सपल्शन और एक एजुडिक एजुडिकेशन इंसॉल्वेंसी. डेथ, इसके बारे में तो 37 पढ़ा था हमने थोड़ा, एक हिस्सा पढ़ा है उसका, बस अभी पूरा पढ़ना बाकी है. वो भूल गया 37 क्या है. बता. मैं तो पहले पकड़ लिया तो भूल गया. अगर किसी पार्टनर के हिसाब किताब को सेटल नहीं करोगे, आउटगोइंग पार्टनर, हो सकता है उसकी डेथ हुई हो सकता है वो रिटायर होके गया हो, दोनों के लिए लगता है 37. डेथ पे भी लगता है और रिटायरमेंट पे भी लगता है. मैंने तभी पढ़ा दिया था क्योंकि रिटायरमेंट तो पढ़ा ही दिया था और डेथ में आज पढ़ा रहा हूँ. 37 दोनों के लिए है, वो आउटगोइंग पार्टनर के लिए है. तो अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर है या कोई किसी पार्टनर की डेथ हो चुकी है, डिसीज्ड है, उन पार्टनर्स के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या वो रिटायरिंग पार्टनर के डेट को फर्म सेटल नहीं करती और ईयर एंड आ जाता है, तो उस बंदे के पास इस एक्ट ने राइट दिया है, ऑप्शन है उसके पास, राइट. ऑप्शन से राइट. क्या ऑप्शन है उसके पास? वो चाहे तो 6% पर एनम से इंटरेस्ट ले ले, उस अनसेटल्ड अमाउंट पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट ले ले लोन समझ के, इवन फर्म लॉस में हो फिर भी ले लेगा. और वो उससे लगता है नहीं यार प्रॉफिट ज्यादा आएगा, तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मांग ले. तुमने कैपिटल यूज किया, मेरे भूल गए ना? इसका तो प्रैक्टिकल एग्जांपल किया हमने, ये तो पूरा भूल गया. तुझे कुछ भी याद नहीं था इसमें से, बाकी सब याद था. नंबर से मतलब नहीं था, तुझे याद आ जानी चाहिए थी मेरी बात की. डेथ और इंसॉल्व उसके बाद होगा क्या? चलो. एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर क्या लाइबल होगी? मजेदार बात है. कोई पार्टनर की अभी अभी डेथ हुई है. अब हम तो जानते हैं यार सारे पार्टनर क्या थे, ज्वाइंटली सेवरली लाइबल. अब वो तो गया, क्या उसकी एस्टेट लाइबल रहेगी अब फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेथ? बिफोर द डेथ पूछोगे तो यस, आफ्टर डेथ पूछोगे तो नो. ये सेम नहीं है. जिस डेट कट ऑफ डेट जैसा समझा हमने एजुडिकेशन वाली डेट से मेंबरशिप सॉरी पार्टनरशिप में पार्टनर और फर्म का रिलेशन खत्म, वैसे यहाँ है. सर पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है क्या? आदमी चला गया, तो तुम उससे कह रहे हो कि वो पब्लिक नोटिस दे दे. अगर देने आ गया ना वो, पब्लिक शॉक हो जाएगी.
तो इसमें कोई नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, लीगल एयर को भी नहीं देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ऑटोमेटिकली उस डेट से उस फॉर्म की लाइबिलिटी उसकी लाइबिलिटी नहीं है, उस पार्टनर की लाइबिलिटी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। कोई डाउट? दूसरा केस सर, उसने कोई लाइबिलिटी इनकर की तो अरे वो तो चला गया है। जैसे अभी पीछे क्या पड़ा था, फर्म कुछ करेगी तो इसकी लाइबिलिटी नहीं है, ये कुछ करेगा तो फर्म नहीं। यहाँ पे दूसरी तरफ बोलूं कैसे? इतनी बात पे ही बात खत्म हो गई। कहानी में सी की डेथ हो रही है, ए और बी बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तुम्हें पता है, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, डीड, कि ऑन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी पार्टनर क्या करना है, तो फर्म कंटिन्यू करेगी या डिसॉल्व हो जाएगी? बताओ। मेरा सवाल नहीं समझ में आया। डीड साइलेंट है रिगार्डिंग डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अचानक सी की डेथ हुई है आज, अब फर्म को डिसॉल्व होना पड़ेगा या फर्म कंटिन्यू कर सकती है रिमेनिंग पार्टनर के साथ? कंपल्सरीली डिसॉल्व होना पड़ेगा। क्या जरूरी है? क्लॉज जरूरी है। इंसॉल्वेंसी के लिए क्लॉज जरूरी नहीं है, डेथ के लिए क्लॉज जरूरी है। समझ आई मेरी बात? द सप्लायर कैन नॉट रिकवर द सीज एस्टेट फॉर द लेटर ट्रांजेक्शन। तो वो बोल रहा है सी की डेथ हो गई है, ए और बी ने ये चुना है कि हम फॉर्म कंटिन्यू करेंगे, मतलब उनके पास पहले से क्लॉज होगा तभी वो ये चुन सकते हैं, नहीं तो उनके पास ये चुनाव नहीं है। लेटर दे बाय मटेरियल्स, लेटर का मतलब है उसकी डेथ के बाद उन्होंने कुछ मटेरियल खरीदा। अब सप्लायर को पैसे नहीं दिए होंगे, सप्लायर कोर्ट गया होगा, सप्लायर सी की एस्टेट को भी लाइबल कर रहा है, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मटेरियल कब खरीदा? लेटर। कोई डाउट? ये लिखा है कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम सीज एस्टेट। और अगर यही ट्रांजेक्शन पुराना होता तो उसकी डेथ के पहले, तो वो रिकवर कर पाता। इंसॉल्वेंट पार्टनर भी लाइबल रहता है उसकी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर होने के पहले के एक्ट के लिए। यहाँ पे इस पार्टनर को लाइबल मत लिख देना, तुम्हारा भरोसा नहीं है। तुम खुशी खुशी में लिख दो सी की डेथ हो गई है इसलिए अब सी लाइबल नहीं है। क्या बकवास लिख रहे हो? सी की डेथ हो गई है इसलिए उसकी एस्टेट लाइबल नहीं है उन ट्रांजेक्शन्स पे जो ट्रांजेक्शन्स उसकी डेथ के बाद हुए हैं। सी लाइबल नहीं है बोलना ही नहीं है अब उसकी एस्टेट पे बात है। खैर, डेथ ऑफ पार्टनर कहानी देखो जरा। ये देखो उसका बेचारे का फोटो ब्लैक एंड व्हाइट मार दिया यार। सी पास्ड अवे। डेथ ऑफ पार्टनर चेंजेस द फर्म्स फ्यूचर लाइबिलिटी, फ्यूचर लाइबिलिटी, उस डेट तक की लाइबिलिटी पर कोई असर नहीं होता। ए और बी मुस्कुराते हुए फोटो है और ये बेचारा उदास है, मर गया है। रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू, मे कंटिन्यू, वो चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, और अगर क्लॉज नहीं हुआ तो करना पड़ेगा भी। वी विल कंटिन्यू द फर्म वर्क। दोनों खुशी खुशी बोल रहे हैं, बोले एक गया, अब प्रॉफिट अपन दोनों के। एक्ट डन आफ्टर डेथ आर फ्यूचर एक्ट। जैसे कि वो कह रहा है कि आई एम बाइंग ऑफिस मटेरियल फॉर द एबीसी आर्किटेक्ट, मतलब उनकी फर्म का नाम है एबीसी आर्किटेक्ट, तो उसके लिए बिजनेस फर्म के लिए वो मटेरियल खरीद रहा है। सप्लायर एक्स कैन नॉट मेक सीज एस्टेट लाइबल। ये सप्लायर एक्स आया बाद में, वो क्लेम लेके आया है कि मेरा पेमेंट बनता है, सी की एस्टेट को भी पैसे देने पड़ेंगे। तो बेचारे आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यार ऐसा तो मत करो। दीज आर एक्ट डन आफ्टर सीज डेथ, द एस्टेट इज नॉट लाइबल। ये सी की एस्टेट पड़ी है इधर, एस्टेट इज नॉट लाइबल, उस पर ताला लगा रखा उनने। कोई डाउट है तो बताओ जल्दी। क्या लिखना जरूरी है? अरे नहीं, ये तो सब विजुअलाइजेशन, ये सब लिखने को समझा रहा हूँ क्या मैं? ये तू फोटो तो नहीं बनाएगा? अरे तुमको समझने के लिए कि भैया ये जो कुछ हो रहा है ये परचेज ऑर्डर है बाद में, सी की डेथ के बाद बना है ये। तो तो ऐसा ऐसा डायग्राम तो नहीं बनाएगा?
है? तेरा भरोसा नहीं लग रहा मुझे? बंद कर दूंगा मैं ये सिस्टम पे। प्रोटेक्ट द एस्टेट फ्रॉम फ्यूचर लाइबिलिटी। Estate of the deceased partner is not liable for the Firms Act after the death. No public notice is required. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूं। वो सी आके क्या बोलेगा पता है? क्वेश्चन का फ्लो ही बदल देंगे, वो दिमाग घुमा देंगे। सी सीधी सीधी बातें नहीं करेगा। बोलेगा मुझे क्या पता ये मर गया, तो मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूं, तो मैं तो इस बात पे ट्रस्ट कर रहा था कि सी भी होगा, तो इसलिए, और मेरे को तो कोई पब्लिक नोटिस तुम्हारी फर्म ने नहीं दिया, उसके लीगल हेयर ने नहीं दिया, तो मेरा पैसा तो बनता है। हम रिलेट कर जाएंगे उधर से, तो फिर हो गई, बैंड बज गई। वो लंबी चौड़ी कहानी ऐसी लिख देते हैं, तो हम पूरा उधर ही सोचने लगते हैं, और यही भूल जाते हैं कि भैया डेथ पे कोई पब्लिक नोटिस नहीं चाहिए। और कहा नहीं चाहिए पब्लिक नोटिस? एजुडिकेशन एज इंस्टॉलमेंट पे भी, एजुडिकेटेड एज इंस्टॉलमेंट पे भी पब्लिक नोटिस नहीं चाहिए। कब चाहिए? रिटायरमेंट पे पब्लिक नोटिस चाहिए, बस। समझ में आता है क्या? Death ends the future liability of the estate. Continuing firm remain unprotect continuing firm remain protected. No public notice is needed. चलो ठीक है। आउटगोइंग पार्टनर, पार्टनर्स कंपीटिंग बिजनेस। इस कहानी का लगभग आखिरी सेक्शन अपना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पार्टनर बाहर जा रहा है। ऑब्वियसली ये बाहर जाने का केस रिटायरमेंट हो सकता है, एक्सपल्शन भी तो हो सकता है, पर यह कतई डेथ नहीं हो सकता। पूछो क्यों? बात करने वाले हैं कंपीटिंग बिजनेस की, मतलब जो जा रहा है वो बिजनेस के, फर्म के कंपटीशन में बिजनेस करेगा। डेथ वाला करने लगे ना अगर, तो बड़ा पंगा है, फिर तुम कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, तो उसका पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का पॉसिबल है। आउटगोइंग तो तीनों है ना। सर एजुडिकेटेड इंस्टॉलमेंट ने क्या बिगाड़ा है? क्या ये भी उसी दिन से बाहर नहीं हो गया जिस दिन से उसके ऊपर एजुडिकेशन ऑर्डर आया है? तो आउटगोइंग पार्टनर में कितने पार्टनर हो सकते थे? सारे पढ़े हमने, चार। उन चार में से केवल किसकी बात नहीं हो पाएगी 36 में, अपने आप समझ में आ रहा है? डेथ वाले। क्यों? क्योंकि तुम कंपटीशन बिजनेस की बात करने वाले। और बाकी के तीनों को जो आप बाहर का रास्ता खुद गए हैं, निकाला है, या इंस्टॉलमेंट होने की वजह से फर्म से अलग हो गया था, जिंदा तो है, बिजनेस तो कर सकता है ना। तो उन सब पे लगता है, इसलिए वो आउटगोइंग पार्टनर लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहे हैं। द आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन। एक तो है ना, मे का मतलब क्या होता है ये बताओ तुम? शायद। लॉ में जब मे आता है ना, तो उसका मतलब कंडीशनल होता है। कुछ कंडीशन आएंगी जो सेटिस्फाई करोगे तो कर पाओगे, कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हम्म। तो यहां टोन गई है कंडीशनल बात पे। तो आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन, कर सकता है क्या? कंपटीशन या कंपीटिंग बिजनेस, कंपीटिंग एडवर्टाइज, बट ही कैन नॉट, पर वो नहीं कर सकता। क्या क्या यही है वो कंडीशन। पहली, फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करोगे। अपने आप को ये रिप्रेजेंट नहीं करोगे कि मैं अभी भी फर्म में काम कर रहा हूं। अरे यार, इनमें से किसी केस में हो ना आप, रिटायर होके चले गए, एक्सपेल हो गए,
पता चला आप लोगों को क्या बोल रहे हो, मैं उसी फर्म में हूं। ये आप नहीं कर सकते। ऐसा करोगे तो कंपटीशन बिजनेस अलाउ नहीं। सॉलिसिट ओल्ड कस्टमर, ये सॉलिसिट वर्ड का मतलब पता है क्या? एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर, सॉलिसिटर, ये सब टाइप हैं। जो लोग लॉ पढ़ते हैं वो इन प्रोफेशन में जा सकते हैं, ये उनकी स्ट्रीम है। ये सब नाम तुमने सुने कभी ना कभी। बैरिस्टर, लॉयर, एडवोकेट, सॉलिसिटर। सॉलिसिट करने का मतलब है समझाना, मनाना, इस तरह की एक्टिविटी सॉलिसिटेशन प्रोसेस कहलाती है। समझ आई बात? तो ये सॉलिसिट वर्ड आए ना, तो इसका मतलब है कि आप किसी को समझा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। जैसे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको एक्सप्लेनेशन देके लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनाना उनकी, तो ये सॉलिसिटेशन प्रोसेस कहलाती है। तो वो कह रहे हैं कि ओल्ड कस्टमर ऑफ द फर्म को सॉलिसिट कर रहे हो, अपनी तरफ मना रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब ये है। समझ में आई बात की नहीं? नेगेटिव वर्ड क्या है सॉलिसिटेशन का ही? मैनिपुलेशन। वकील लोग तो करते हैं। समझ में आई बात की नहीं? रीजनेबल रिस्ट्रेन एग्रीमेंट में बी वैलिड। आप ये तीन काम नहीं कर सकते। ये रीजनेबल रिस्ट्रेन का मतलब क्या है सर? रिस्ट्रेन का मतलब है रुकावट डालना। जब कोई रिटायर होके जा रहा है और बता के जा रहा है यार मैं अब अपना पर्सनल बिजनेस करूंगा अकेले, तो तो आप उस पर रिस्ट्रेन लगा सकते हो। लेकिन वो रिस्ट्रेन कैसे होने चाहिए? इस गली में मत करना यार भाई, इस एरिया में मत करना, इस सिटी में मत करना। अगर तुम्हारी रेपुटेशन इस गली लायक है तो तुम्हारा रीजनेबल रिस्ट्रेन इस गली लायक है बस। अगर तुम नेशनल लॉयर हो तो तुम्हारा रीजनेबल रिस्ट्रेन नेशनली भी जा सकता है। नहीं आया समझ? रीजनेबल वर्ड जस्टिफिकेशन वाले वर्ड से मैच करता है। ठीक है, तो रिस्ट्रेन लगा सकते हैं। कहानी देखो जरा। बी रिटायर हो रहा था, वो ओपन कर रहा था अपना पर्सनल डिजाइन स्टूडियो, आर्किटेक्ट फर्म थी, तो घरों की डिजाइन बनाने के लिए उसने अपना पर्सनल स्टूडियो खोला। दिस इज अलाउड। इसमें तो लॉ रोक रहा है क्या किसी को? तुम रिटायर होके जाओ, तुम एक्सपेल होके जाओ और एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट होके बाहर चले जाओ, तो भी तुम क्या कर सकते हो? अपना पर्सनल बिजनेस इन द कंपटीशन विद द फर्म बिल्कुल कर सकते हो। रोका वही काम, लॉ ने रोका नहीं है। लेकिन लॉ ने कहा है ये तीन बातें ध्यान रखना। पुराने कस्टमर को सॉलिसिट करके अपने बिजनेस में नहीं ले जा सकते हैं। मैं फर्म के बिहाफ पे ही काम कर रहा हूं ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। और फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फर्म आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इस गली में मत आना, इस शहर में मत आना, रीजनेबली। समझ आ रही है क्या बात? 2 साल मत करना। तो ये तो अलाउड है, बट ही कैन नॉट यूज द नेम एबीसी आर्किटेक्ट। ना वो क्लाइंट्स को ये बता सकता है कि वो अभी भी एबीसी आर्किटेक्ट में काम करता है। कोई डाउट है तो बताओ। और ना वो सॉलिसिट कर सकता है पुराने कस्टमर्स को कि तुम अब मेरे पास आ जाओ, मैं सस्ते में कर दूंगा। ऐसा अगर आपने किया तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग्स में आपके अगेंस्ट फर्म केस कर पाएगी।
और ये गलत बात है। कंपटीशन बिजनेस खोलने से नहीं रोका है, ये बात समझ लेना। ये मैंने नहीं बोला कि आप कंपटीशन में बिजनेस नहीं कर सकते, कंपटीशन में खूब बिजनेस करो, बस ये तीन काम मत करो। फर्म का नाम इस्तेमाल मत करो, अपने आप को ये मत रिप्रेजेंट करो कि मैं अभी भी फर्म में पार्टनर हूं, और ओल्ड कस्टमर्स को सॉलिसिट करके अपने न्यू बिजनेस में मत ले जाओ। बी रिटायर्ड फ्रॉम एबीसी आर्किटेक्चर, देखो सब खुश हैं, भाई साहब जा रहे हैं, गुड बाय एवरीवन, आई एम रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। बी ओपन्स अ न्यू बिजनेस, नाम रखा बी डिजाइन स्टूडियो, वेलकम टू बी डिजाइन स्टूडियो। आर्किटेक्चर इंटीरियर प्लानिंग करके देते हैं ये। कंपीटिंग बिजनेस है, बिल्कुल है, एबीसी आर्किटेक्ट भी आर्किटेक्चर का काम करता है, ये भी आर्किटेक्चर का काम करता है, और ये अलाउ है, इस पे इसको कोई रोक नहीं सकता। कैन नॉट यूज ओल्ड फर्म नेम, ये नाम हटाना पड़ेगा, उसे बी डिजाइन स्टूडियो ही रखना है। अगर वो ऐसा करता है कि बी डिजाइन स्टूडियो के ऊपर एबीसी आर्किटेक्ट भी लिख लेता है, जबकि वो रिटायर हो चुका है, तो ये अलाउ नहीं है। कैन नॉट प्रिटेंड टू बी द ओल्ड फर्म, हाय आई एम स्टिल एबीसी आर्किटेक्ट्स, फोन पे वही बोलता है वो, कि आई एम फ्रॉम एबीसी आर्किटेक्ट। ये दोनों देखो क्वेश्चन मार्क, हो सकता है ये एबीसी आर्किटेक्ट वालों के यहाँ से आए हों पहले, तो ये बोल रहे हैं यार ये आदमी क्या बातें कर रहा है। ठीक है, तो लीगल समरी क्या है, आउटगोइंग पार्टनर में compete, एडवर्टाइज बट कैन नॉट यूज। एडवर्टाइज भी करो खूब अपने आप को, ये बोलो मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, ये बोलो कि मैं उस फॉर्म में काम करता था, ये भी बता दो। अब नहीं करता, ये तो बताओ, ये तो फ्रॉड केस हो जाएंगे नहीं तो। बस इतनी सी बात थी, रिप्रेजेंट अपने आप को नहीं करो, सॉलिसिट मत करो ओल्ड कस्टमर्स को। कंपीट फेयरली, सीधी सी बात है, फेयर कंपटीशन करो, मिसयूज मत करो ओल्ड फर्म को। आपको रोका नहीं जा रहा कि आपने एक बार इस फर्म में काम कर लिया तो अब आपको ये काम कर ही नहीं सकते आप कंपटीशन में, ऐसा लॉ नहीं कह रहा है, लॉ अलाउ कर रहा है। एडवर्टाइज भी करो खुद को, एक्सपीरियंस भी बताओ, बट ये तीन काम मत करना। आउटगोइंग पार्टनर कैन compete बट कैन नॉट कंफ्यूज द कस्टमर। सेक्शन 37 तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं, एक और बार सुन लो। इफ अ पार्टनर रिटायर और डाई, अगर वो रिटायर हुआ है या मौत हो गई है उसकी, एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर यूज, अच्छा यहां पे सर आउटगोइंग नहीं लिखा है, यहाँ रिटायर और डाई लिखा है एग्जैक्टली exactly। अब तुम बारीकी देखो लॉ मेकर्स की, एक्सपल्शन के केस में अपन थोड़ी उनको कुछ पैसा अलग से ऐसा लाइबल बनाएंगे अपन, इंसॉल्वेंसी, इसलिए केवल कौन से केस पकड़ लिए यहाँ, और ऊपर वाले केस में कौन सा ले लिया था 36 में, आउटगोइंग पार्टनर। इतना अंतर है, और हम ऐसे ही तुक्के मारे जाएंगे कुछ भी लिख के, तो कौन नंबर देगा। कंटिन्यूइंग पार्टनर यूज हिज शेयर ऑफ द फर्म, उसके पैसे को अभी भी यूज कर रहे हैं विदाउट फाइनल सेटलमेंट। खूब यूज करो उसका पैसा, पैसा यूज करने से मना नहीं किया है, कम से कम उसको बुला के बिठा के उससे बोलो कि तेरा ये पैसा मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, ये लोन है, फर्म इतना इंटरेस्ट दे देगी, वो एग्री कर जाए। ऐसा कर लेने को हम बोलेंगे कि तुमने सेटल कर लिया है। आपने उसका पैसा रख लिया, पैसा यूज कर रहे हो, वो जब आता है कल आना कल आना, बाद में बात कर लेंगे, बताता हूं मैं, अच्छे से बोलो खराब से बोलो, सेटल नहीं कर रहे हो उसके साथ, फिर तो तुम उसका पैसा कैपिटल तरह से यूज कर रहे हो ना। लोन भी मांगा जा सकता है, माना जा सकता है, फिर उसका जो फायदा होगा वो दिलाएंगे। तो ये कह रहा है कि एस्टेट में, और एज एस्टेट में क्लेम एदर, में क्लेम एदर, तो कौन सा पार्टनर, वो पार्टनर जो रिटायर हो गया था या वो पार्टनर जिसकी डेथ हो गई थी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये क्लेम कर सकता है, या इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ये क्लेम कर सकता है। कोई डाउट है तो बताओ, अकाउंटिंग में ही पढ़ लिया था हमने ये 12th में। बी रिटायर बट, इस पे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है अकाउंटिंग में, दोनों निकाल के देखने पड़ेंगे, विच एवर इज हायर वो देना फिर। बी रिटायर बट इज ₹10 लाख कैपिटल रिमेन्स, एबीसी आर्किटेक्चर में रह गई, बी रिटायर हो गया था, ए एंड सी यूज इट टू अर्न प्रॉफिट, उस पैसे को ए और सी ने बिजनेस में यूज किया, बी कैन क्लेम प्रॉफिट शेयर और 6% इंटरेस्ट, कैन क्लेम, में नहीं है यहाँ, और ये दो चीजें हैं, एक और दो, और बीच में लिखा है और,
कोई डाउट? ये देखो इसका इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। आउटगोइंग पार्टनर शेयर इन सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स, बाद में होने वाले प्रॉफिट्स में आउटगोइंग पार्टनर का शेयर। एबीसी आर्किटेक्चर, देखो उसका पैसा बोरी में भर के रखा है इनने। कंटिन्यूइंग पार्टनर वहीं रख के बैठते हैं ये रोज। न्यू प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, प्रॉफिट अर्न, अकाउंट नॉट। अब तू पूछेगा मेरे से ये ऐसे रखते हैं क्या? तो ऐसा पूछ सकता है ना थोड़ी देर बाद, ऐसे रखना जरूरी है क्या टेबल पे, तो मैं मानूंगा। ये सिर्फ समझाने के लिए कहानी। हाँ, इतने गंदे नहीं पूछता हूँ मैं। अकाउंट नॉट फाइनली सेटल्ड, देखो बी आके रोज वार्निंग दे रहा मेरे अकाउंट सेटल करो। फिर वो आया मेरे पास, फिर मैंने उसको समझा दिया भाई तेरे पास दो रास्ते, अच्छा है नहीं कर रहे सेटल, तू टेंशन मत ले, तू बैठ। अब तू आखिर में जाना, अब उनके घर जाना नहीं, वो आए तो तू मना कर दे, नो 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 नो, तू ही मत मिल। सेटल तो होगा नहीं, तुम ना मिले या वो ना मिले। तेरे पास प्रूफ तो है ही कि तू तो गया था, उन्होंने बोला बाद में आना। अब तू गायब हो जा, हाँ तू जाता ही नहीं। फिर वो आते और तेरे को ढूंढते और बोलते यार वो नहीं मिला था इसलिए सेटल नहीं हुआ था। फिर तो कोर्ट उनकी बात मानेगा। पर तू गया था, उन्होंने बोल दिया बाद में आना, बाद में आना। अब तू गायब हो जा, अब तू आना ही मत, साल के अंत पे आना, अपन देखते हैं कौन सा हाई है, वो ले लेंगे। इसमें मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ क्या? नहीं। ऐसा है, लॉ ऐसे समझ के करना चाहिए। टीचर्स लीगल रूल, टीचर थोड़ी। चलो, कंटिन्यूइंग पार्टनर यूज आउटगोइंग पार्टनर शेयर विदाउट सेटलमेंट, ही मे क्लेम प्रॉफिट शेयर और 6% इंटरेस्ट। सेक्शन 37 पूरा लिखा हुआ है। नो सेटलमेंट, यूज ऑफ शेयर, अगर ये दोनों बातें हुई हैं तो प्रॉफिट शेयर और 6% इंटरेस्ट दोनों मिल सकते हैं। यहां तक कुछ पूछना चाहते हो तो बोलो। अरे बोलो यार, आखिरी कहानी आ गई। सेक्शन 38, एक टर्म होती है गारंटी। तीन पार्टी चाहिए इसमें, प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल क्रेडिटर और श्योरिटी। तेरे को इससे उधार लेने हैं, पर ये तेरे पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो बीच में आया मैंने बोला दे दे यार, नहीं देगा तो मैं दूंगा। ये जो तीनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना, ये कॉन्ट्रैक्ट है स्पेशल तरह का, पार्टी डिसाइडेड है, नेचर डिसाइडेड है। इसको बोलते हैं गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हम पढ़ेंगे। ये तीन पार्टी हो गए, प्रिंसिपल क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, पैसे तुझे देने इसको देने, मैं हूं कौन, श्योरिटी, जो भरोसा दे रहा है कि तेरे पैसे मिल जाएंगे। मेरे से पैसे मांगने सिर्फ तब आएगा जब पहले तेरे से मांगेगा और तू उसको मना करेगा। पूरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इतना ही है, कुछ ज्यादा है नहीं उसमें। तूने मना कर दिया तो मेरे पास आएगा और मुझे देने पड़ेंगे। बाद में मुझे ये राइट मिलेगा कि मैं तुझसे वसूल कर लूंगा। अरे खिचड़ी समझ में आई? बैंक गारंटी मांगते हैं हम एज अ कस्टमर बैंक से, जब अपन बड़ा ऑर्डर कहीं से उठाते हैं तो अपने को बाद में पेमेंट करना है। ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी इसकी कंपल्शन है कि हमको बैंक गारंटी लगती है। वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा कि आप उसका पैसा दे दोगे? उधर से उसने सामान भेज दिया तुम्हारे पोर्ट पे, तुमने छुड़ा लिया, आप उसके पैसे नहीं दे रहे हो, तो क्या वो इंडिया है पैसे लेने? तुम मिलोगे उसको? मेरी बात समझ में आ रही है? तो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट में तो कंपलसरी होती है बैंक गारंटी, और गारंटी का यही मतलब होता है वहां पे बैंक श्योरिटी का रोल निभाती है। इंपोर्टर जो होता है वो प्रिंसिपल डेटर होता है, और वो जो एक्सपोर्टर होता है वो प्रिंसिपल क्रेडिटर होता है, समय पे पैसे ना आने पे। और इस बैंक गारंटी में एक इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा होता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो बिल हमें पहले से भेजना होता है, पैसे आ जाएंगे। और हमारा बैंक गारंटी देते ही तब है जब हम साइन करके बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक को दे देते हैं। कल को हम पैसे नहीं देंगे तो वो कोर्ट जाके हमारी एस्टेट से वसूल लेगा। ये वो वाली बात हो गई कि गारंटर, गारंटी देने वाला श्योरिटी ऐसे ही नहीं बैठा है कुछ। तो ये केवल भरोसे पे नहीं होती है, ये बता रहा हूं मैं, इसमें प्रॉपर्टी रखी जा सकती। तो ये कहानी सुनने के बाद हम चलते हैं आगे। मेरी रिकॉर्डिंग की स्क्रीन जम गई है, तो इसे चालू कर लेता हूं मैं। ठीक, पता नहीं कब से अटकी होगी।
रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब गारंटी वर्ड समझाया सर, पहले ये वर्ड और सीखो, कंटिन्यूइंग। इसने, ए ने बी से अभी अभी पैसे मांगे, और केवल इस बात के लिए मैंने गारंटी दी है। केस नंबर 2, ए ने बी से पैसे मांगे लगातार, बोले 1 साल में जब जब पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा, या मैं गुड्स खरीद लूंगा उधार पे जब जब जरूरत पड़ेगी, बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो एक लिमिट तक मैं उसको क्या देके रखी है, कंटिन्यूइंग गारंटी। बार बार आके मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए तक ये तेरे से साल भर में जो भी परचेस करे, मैं बैठा हूं, मैं पैसे दे दूंगा। इस तरह की गारंटी को क्या बोलते हैं? ऐसी कोई कंटिन्यूइंग गारंटी किसने दे रखी होगी और किसको दे रखी होगी, तो समझना। ये सब कहानी क्यों सिखाई इतनी देर? फॉर्म होगी प्रिंसिपल डेटर। क्या होगी? और एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि बैंक है गारंटर, मतलब बैंक है श्योरिटी। और बैंक ये कह रहा है फर्म को कि तुम जो भी खरीदोगे फॉर 1 ईयर विद इन 10 लाख रुपीज, मैं श्योरिटी ले लूंगा। हर बिजनेस अपने बैंक से गारंटी दे के जाता है, जनरल सा केस है, इसलिए इतनी देर समझाया। तो बैंक श्योरिटी के रोल में, हमारी फर्म प्रिंसिपल डेटर के रोल में है। और अचानक से आज किसी पार्टनर, ऐसे नहीं बोलता, हमारी फर्म में कोई चेंज आ जाता है। अब जब मैं ये वर्ड बोलता हूं ना, हमारी फर्म में चेंज आ जाता है, एडमिशन होगा तो भी चेंज आएगा। अरे छोड़ो एडमिशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ तो वो भी छोड़ो, तुम्हारी डीड में कुछ चेंज कर लिया तो पूरी फर्म चेंज हो गई। एडमिशन पे भी डीड में चेंज आता है, रिटायरमेंट पे भी डीड में चेंज आता है, कोई मर जाता है तब भी आता है, एक्सपल्शन में भी आता है, इंसॉल्वेंसी में भी आता है, पीएसआर बदलने में भी आता है, फर्म का ऑब्जेक्ट बदलने में भी आता है, उसका बिजनेस बदलने में भी आता है। तुम्हारे फर्म में तुम कोई भी चेंज लेके आए, मैं बैंक हूं, और मेरे को तुमने एग्री नहीं किया है, मुझे बताया नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, मुझे सॉलिसिट नहीं किया है, तो उसी दिन से मेरी वो कंटिन्यूइंग जो गारंटी है ना, कंटिन्यूइंग, अरे एक इवेंट वाली गारंटी तो मैंने दे दी, तुमने ले ली, बात खत्म। लेकिन साल भर की कंटिन्यूइंग गारंटी ले रखी है तुमने मुझसे। उसी दिन, उसी समय, जैसे ही तुमने फर्म में चेंज किया, मेरी कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएगी? रिवोक हो जाएगी। रिवोक होने का मतलब कैंसल। उस समय से, उस पॉइंट ऑफ टाइम के पहले की लाइबिलिटी में मैं गारंटर हूं, उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद की लाइबिलिटी में मैं गारंटर नहीं हूं। कहानी का सार समझ में आया? अ कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू अ फर्म, फर्म को कंटिन्यूइंग गारंटी दी गई थी, और थर्ड पार्टी फॉर द फर्म, थर्ड पार्टी को दी गई होगी फॉर द फर्म ट्रांजेक्शन, कि वो फर्म से ट्रांजेक्शन कर ले, पैसे बैंक दे देगा या जिसने भी लिए, जो भी श्योरिटी है, इज रिवोक्ड फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। उस दिन के बाद से उस दिन तक के डेट के लिए बैंक लायबल रहेगा या श्योरिटी लायबल रहेगा। किस दिन तक? फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द फर्म। देखो वर्ड कौन सा यूज हो गया, सब बातों को एक जैसा नहीं लिखना है। यहाँ पे बैठ के बोले कुछ नहीं एक जैसी बात होती हो कि लिख दो एडमिशन, रिटायरमेंट, तो तुम्हारा प्रोविजन गलत है। आधा अधूरा लॉ इज गलत, नहीं आया समझ? हम्म? रोड पे लेफ्ट साइड चलने में बोले 5 मिनट में लेफ्ट ही चल रहा था, अब भी राइट आया हूं मैं, बस 1 सेकंड हुआ है मेरे को टक्कर हुए, तभी आया था मैं। ऐसे ही है कि मैंने एडमिशन रिटायरमेंट लिखा था, चेंज ऑफ फॉर्म नहीं लिखा था, इतना अंतर पड़ता है। तो लॉ में 60-70 वो जाते हैं जो इस बारीकी को समझते हैं। बच्चे रटते रहते बैठ के, बोले या तो इसको रट्टा लगा लो, या तो सोचते हैं कि ये सेक्शन लिखूंगा तो नंबर देंगे, इस बारीकी पे वो आते ही नहीं है।
कि मेरे को कहाँ चेंज ऑफ फर्म लिखना है, कहाँ आउटगोइंग पार्टनर लिखना है, कहाँ केवल रिटायरमेंट और डेथ लिखना है। सेक्शन 37 में केवल वो लिखना चाहिए। अंतर समझ में आ रहा है क्या? तुमको पहले भी कह रहा हूं मैं, इस साल में तुमको इतना लॉ और ढंग से पढ़ा दूंगा कि आगे तुम खुद से भी प्रोविजन पढ़ोगे ना, तुमको समझ में आएगा मेरे को कितनी चीजें देखनी है उस। रटने वटने वाली बात नहीं है। और एक कीवर्ड लिखे बस, इतना ही टेस्ट होना है। कीवर्ड लिखा है, नंबर मिलेंगे। कीवर्ड में कमी करोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर उस आंसर में उसको 10 कीवर्ड दिए हैं एग्जामिनर को या सॉफ्टवेयर को, वो 10 के 10 लिखे हैं, नंबर पूरे हैं। इतनी सीधी सी बात है। तो अपनी प्लानिंग ही पढ़ाई की वैसी होनी चाहिए, मेहनत ही उस पर होनी चाहिए, तो काम हो जाएगा। समझ आई बात? यस नो के नंबर नहीं है। मैंने सही लिख दिया था, ये ऐसा आंसर था तो इसका आंसर यस है, इसका आंसर नो है, इसकी तो बात ही नहीं है। ठीक है। बैंक जी, बैंक का नाम भी जी रख दिया, गारंटर। गेव कंटिन्यूइंग गारंटी वेयर एबीसी वेयर पार्टनर्स। ये तीनों आर्किटेक्चर फर्म लेके बैठे। डी ज्वाइंस द फर्म। डी ने ज्वाइन किया मतलब क्या हो गया है? चेंज इन फर्म। हम एडमिशन नहीं समझा रहे हैं यहाँ, चेंज इन फर्म समझा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया, मैंने तो यही यहीं से बताया था तुम्हें। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो डीड में कोई सा चेंज कर लो तुम, केवल एडमिशन रिटायरमेंट मत सोचो। मैंने क्या बोला? बिजनेस का ऑब्जेक्ट बदल दिया तुमने। कोई भी सब्सटेंशियल चेंज, देखो मेरे कीवर्ड बोला सब्सटेंशियल, जो कंसिडरेबल है, वो चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपकी फर्म में चेंज माना जाएगा। फर्म में चेंज माना जाएगा तो जो भी कंटिन्यूइंग गारंटी है उसी दिन रिवोक मान ली जाएगी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। अब है ना, पूंछ बना दी उनने अनलेस एग्रीमेंट से। मतलब वो बैंक अपने हाथ खुद काट रहा था, उसने बोला तुम चाहे जो करना, 1 साल तक मेरी गारंटी है। ऐसे लिख के देगा कि फॉर्म में चेंज होने पे भी मेरे, तो ठीक है भाई, अपने को क्या दिक्कत है? लॉ ने तो प्रोटेक्शन दी है गारंटर को। पर्पस समझो इस सेक्शन का, कि उसके बिना पूछे तुम फॉर्म में कुछ भी डिसीजन अनाप शनाप ले रहे हो। उसने गारंटी ली है भाई तुम्हारी, तुम परफॉर्म नहीं करके दोगे, वो करके देगा, और तुम उसी से नहीं पूछ रहे हो, तो वो प्रोटेक्टेड रहे। ये हमारा पर्पस। उसने खुद अपना प्रोटेक्शन खत्म कर रखा है। ठीक। कोई दिक्कत? और इन बातों के बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हम लिखें कि यार ये सेक्शन 38 जो था ना, वो प्रोटेक्शन टू हुम, टू द गारंटर है, टू द श्योरिटी है। अगेंस्ट व्हाट? कि फर्म कोई भी चेंज लाती है तो उसको कॉन्फिडेंस में लाए बिना चेंज लाएगी तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम से जहां पे फर्म में चेंज आया है, वो उसकी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी। और ये कंटिन्यूइंग गारंटी ही पे क्यों बनाया है, गारंटी पे क्यों नहीं बनाया? अरे गारंटी तो जब, अगर कोई एक इवेंट की गारंटी होती, बस तुमने दी, उधर मिली, बात खत्म हो गई। फिर वो चेंज करता है तो उस गारंटी का कुछ थोड़ी होना है। ये प्रॉब्लम तो तब आएगी जब उसने ओपन गारंटी दे रखी है 1 साल के लिए। यस और नो? कंटिन्यूइंग गारंटी गिवन टू द फर्म, हियर इज योर कंटिन्यूइंग गारंटी फ्रॉम बैंक। देखो ये बैंक जी ने गारंटी दी थी ए बी सी, लेटर डी ज्वाइंस, इसके हाथ मिला रहे हैं, आई एम हैप्पी टू ज्वाइन द एबीसी आर्किटेक्ट। ठीक है भैया। चेंज इन द फर्म, बिजली तड़क रही है, और अचानक उनको याद आया कि वो बैंक की गारंटी का क्या होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिवोकेशन अप्लाइज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन, फ्यूचर ट्रांजेक्शन आफ्टर डीज एडमिशन, ये लिखने की जरूरत नहीं है भाई। माई ओल्ड गारंटी इज रिवोक्ड फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन अनलेस एग्रीड अदरवाइज। तुम्हें क्या करना था? पहले बैंक जाना था, फिर बताना था कि हम डी को लाना चाहते हैं, और आप अपनी गारंटी तब भी दोगे क्या? फिर बैंक एग्री कर देता, ओके, तो गारंटी कंटिन्यू रह जाती। उसको कॉन्फिडेंस में ले लो। कोई दिक्कत है तो बताओ। कंटिन्यूइंग गारंटी इज रिवोक एज टू द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। बार बार ये वर्ड नहीं लिखेंगे ना, कुछ और खिचड़ी लिखेंगे, कोई काम की नहीं है। हर सेक्शन के कीवर्ड पकड़ और वो बोलो बार बार, तो काम हो जाएगा।
ये रिवीजन खुद से करो। तुम्हारे लिए टाइम पास करने के लिए ये सब कंटेंट है। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। कोई समस्या?